गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। स्टूडेंट्स, आज इस क्लास में जो हम चर्चा करेंगे वो 12वीं एग्रीकल्चर के अध्याय 15 के बारे में चर्चा करेंगे। बहुत छोटा चैप्टर है लेकिन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आपको छोटे छोटे लगभग 4 प्रश्न इस पूरे चैप्टर से पूछे जाएंगे और इसमें ऐसी ऐसी चीजें दी हुई हैं शायद जिनके बारे में आपको नहीं पता हो। तो आज पूरे जो चैप्टर है उसको बारीकी से और बोर्ड के जो ब्लूप्रिंट है, ब्लूप्रिंट के आधार पर हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ने का प्रयास करेंगे। हमारी जितनी भी क्लास रहेगी 15-12 मिनट की, पूरी क्लास में आपका पूरा का पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम क्लास को शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें तथा जाने के पहले वीडियो को शेयर करके और कमेंट करके जरूर जाए। ठीक है, चलिए अब स्टूडेंट्स हम डायरेक्टली चलते हैं अपने चैप्टर पर। पहले तो हम इस चैप्टर की कुछ बेसिक चीजें जान लेते हैं, जो बेसिक चीजें एनसीईआरटी में दी हुई हैं और हमें बोर्ड के एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। चलिए सबसे पहले मैं अगर बात करूं, सबसे पहला प्रश्न पुटअप होगा हमारा कि विश्व में सर्वाधिक दूध उत्पादन कहां होता है। तो ध्यान रखना, विश्व में सबसे ज्यादा जो दूध उत्पादन है वो कहां पर होता है? भारत में होता है। मैं अगर बात करूं भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन कहां होता है तो वो कहां होगा? वो उत्तर प्रदेश में होगा। मैं अगर बात करूं राजस्थान का दूध उत्पादन में कौन सा स्थान है तो ये काफी इंपोर्टेंट है और ये बहुत बार आप लोगों से एग्जाम में पूछा भी गया है। अगर हम राजस्थान के दूध उत्पादन में स्थान की बात करें तो कौन सा है? दूसरा स्थान है। पहला किसका है? पहला उत्तर प्रदेश का है। वहीं अगर मैं बात करूं राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन कहां होता है तो ध्यान रखना, राजस्थान में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन किस जिले में होगा? जयपुर जिले में होता है। उसके बाद अगर हम बात करें भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध आवश्यकता कितनी मानी गई है, ये काफी इंपोर्टेंट प्रश्न है। आप लोगों को प्रश्न पूछा जाता है आईसीएमआर के अनुसार, आईसीएमआर के अनुसार भारत में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध आवश्यकता कितनी मानी गई है। तो कितनी मानी गई है? वो है 280 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। एक व्यक्ति को एक दिन में कितना दूध पीना चाहिए? 280 ग्राम दूध पीना चाहिए अकॉर्डिंग टू आईसीएमआर। वहीं अगर मैं बात करूं कि हमारे यहाँ उपलब्धता कितनी है, हमें मिल कितना रहा है, अगर मैं बात करूं प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता, ये आवश्यकता नहीं है, ये क्या है? ये उपलब्धता है। अगर मैं उपलब्धता की बात करूं तो स्टूडेंट ध्यान रखना, उपलब्धता कितनी है? ये है 410 ग्राम। कितनी है? 410 ग्राम है। 410 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। नेक्स्ट में अगर बात करूं वैश्विक दूध उत्पादन में भारत की भागीदारी कितनी है। जो पूरे विश्व में दूध उत्पादन होता है, पूरे विश्व के दूध उत्पादन में हमारे जो भारत का योगदान है वो कितना है? 18% है। अगर पूरे विश्व में 100 लीटर दूध उत्पादन होगा तो उसमें से 18 लीटर कहां होगा? वो हमारे भारत में होगा। यानी हमारी हिस्सेदारी कितनी है? 18% है, जो कि सबसे ज्यादा है। आगे अगर मैं बात करूं भारत में जो दूध उत्पादन होता है उसमें 49% दूध उत्पादन कहां से होता है? भैंसों से। और 47% दूध उत्पादन किससे होता है? गायों से होता है। भारत में जो कुल दूध उत्पादन है उसका 49% उत्पादन तो भैंसों से प्राप्त होता है और 47% उत्पादन हमें गायों से प्राप्त होता है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, अगला प्रश्न है हमारा भारतीय गाय का औसत दूध उत्पादन। काफी इंपोर्टेंट है, हमें पूछा भी जाता है, पूछा भी जा सकता है। प्रश्न है भारतीय गाय का औसत दूध उत्पादन कितना होता है। तो ध्यान रखना वो कितना होगा? 1600 लीटर प्रति ब्यात। एक जो भारतीय गाय है, एक भारतीय गाय का औसत दूध उत्पादन 1600 लीटर प्रति ब्यात होता है। तो ये तो हमारी कुछ सामान्य चीजें हो गई जो हमें एनसीईआरटी में दी हुई है। इसके अलावा आगे चलते हैं, इस चैप्टर में आगे भी बहुत सारी चीजें हैं जो हमें दे रखी हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है और एग्जाम में भी पूछी जाएंगी। चलिए अब हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है पशु विकास योजनाएं। और ये काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है आपका, पशु विकास योजनाएं। आपको 1.5 नंबर का प्रश्न भी आएगा इस चैप्टर से। तो पशु विकास योजना में से किसी भी योजना के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अब कौन कौन सी योजनाएं हैं? एक तो सघन पशु विकास योजना।
आपको यहां से पूछा जा सकता है फुल फॉर्म, आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा आईसीडीपी का पूरा नाम क्या है, आईसीडीपी का पूरा नाम क्या है। तो आईसीडीपी का पूरा नाम क्या होगा, सघन पशु विकास योजना, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करूं दूसरा क्या है, उन्नत नस्ल के सांडों से संकरण, ये एक सामान्य सी बात है जो कि आपसे नहीं पूछी जाएगी। एक में अगर बात करूं कृत्रिम गर्भाधान, कृत्रिम गर्भाधान काफी इंपोर्टेंट है। कृत्रिम गर्भाधान क्या होता है, हमारा जो भी मादा पशु है उस मादा पशु में नर पशु के वीर्य को एकत्रित करके परख नली के द्वारा स्थापित करना क्या है, कृत्रिम गर्भाधान है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं भ्रूण स्थानांतरण तकनीकी, ये काफी इंपोर्टेंट है, इससे आपको एक दो सवाल पूछे जा सकते हैं। पहली बात यह आएगी कि भ्रूण स्थानांतरण तकनीकी क्या है, तो मैं आपको बता दूं किसी भी मादा के गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को, किसी भी मादा के गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को स्वस्थ मादा में ट्रांसफर करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, भ्रूण स्थानांतरण कहलाती है। और इस तकनीकी के द्वारा सबसे इंपोर्टेंट लाइन है, इस तकनीकी के द्वारा एक वर्ष में, इस तकनीकी के द्वारा एक वर्ष में एक मादा से, एक वर्ष में एक मादा से 25 बच्चे प्राप्त कर सकते हैं। आपसे यही सवाल पूछा जाता है, डायरेक्टली सवाल पूछा जाएगा कि भ्रूण स्थानांतरण तकनीकी में एक वर्ष में एक मादा से कितने बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं, तो कितने बच्चे प्राप्त कर सकते हैं, 25 बच्चे प्राप्त किए जा सकते हैं। नेक्स्ट में अगर बात करूं राज्यों की योजनाएं, ये काफी इंपोर्टेंट है। अब राज्यों में कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है, तो इसमें एक तो आपकी इंडो डेनिश है, एक इंडो जर्मन है, एक इंडो स्विस है। अब आपसे प्रश्न आएगा कैसे, एक प्रश्न तो आपको डायरेक्टली पूछ लेगा कि राज्यों में चलाई जाने वाली पशु विकास योजनाएं कौन कौन सी हैं, राज्यों में चलाई जाने वाली पशु विकास योजनाएं कौन कौन सी हैं, तो कौन कौन सी होंगी, इंडो डेनिश, इंडो जर्मन और इंडो स्विस। अब ये कौन कौन से राज्यों में चलाई जाती हैं, ये भी आपको प्रश्न पूछा जाएगा। अगर हम राज्यों की बात करें तो आप लोग ध्यान रखना, जो इंडो डेनिश है वो तो कहां चलाई जाती है, कर्नाटक में, ये तो कहां चलती है, कर्नाटक में चलाई गई। जो इंडो जर्मन है ये कहां चलाई गई, ये चलाई गई हिमाचल प्रदेश में, कहां चलाई गई, हिमाचल प्रदेश। और अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो अल्मोड़ा है वहां पे, अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश। इंडो स्विस कहां पर चलाई गई, तो ये योजना चलाई गई आपकी पटियाला पंजाब में, कहां चलाई गई, पटियाला। और पटियाला कहां पर है, पटियाला पैग लाख उड़ीदा, सुना है ना, कहां पर है ये पटियाला पंजाब में है। आपसे डायरेक्टली प्रश्न पूछा जाएगा एक नंबर का कि इंडो डेनिश प्रोजेक्ट कहां पर चलाया गया, तो कर्नाटक में। इंडो जर्मन प्रोजेक्ट कहां चलाया गया, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में। इंडो स्विस परियोजना कहां चलाई गई, तो पटियाला पंजाब में चलाई गई। एक चीज यहां से और आ सकती है आपको, वो क्या आ सकता है, तो मैं आपको बता दूं। आप लोगों से प्रश्न पूछा है कि इंडो डेनिश परियोजना क्या है, तो इंडो डेनिश परियोजना क्या है मैं आपको बता दूं। जो आपकी रेड डेन नस्ल थी, रेड डेन, कौन सी थी, रेड डेन, रेड डेन, रेड डेन नस्ल का देसी नस्लों से संकरण कराना क्या था, ये थी आपकी इंडो डेनिश परियोजना। यानी जब रेड डेन नस्ल के उत्तम सांडों से देसी मादाओं को गर्भित कराया गया तो वो परियोजना क्या कहलाई, इंडो डेनिश, डेनिश का मतलब डेन, ठीक है, रेड डेन। इन दोनों में क्या हुआ, इन दोनों में क्या हुआ, ये दोनों सेम है। इन दोनों में जो हमारी देसी नस्ल थी उन देसी नस्लों को किसके द्वारा गर्भित कराया गया, ब्राउन स्विस के द्वारा, किसके द्वारा, ब्राउन स्विस के द्वारा। तो जब देसी नस्लों को ब्राउन स्विस के द्वारा गर्भित कराया गया वो योजना क्या थी, वो थी इंडो जर्मन और इंडो स्विस। अब मान लो आपको प्रश्न पूछा गया कि इंडो जर्मन परियोजना क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, यह परियोजना हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पशु विकास हेतु चलाई गई। इस परियोजना के अंतर्गत देसी नस्ल की मादाओं को ब्राउन स्विस के नरों से संकरित कराया गया और इससे उत्तम नस्ल के पशु प्राप्त किए गए। यह आपकी क्या हो गई, हो गई। ऐसे ही मान लो आपसे पूछे इंडो डेनिश क्या है, तो यहां भी हम ऐसे लिखेंगे, यह परियोजना कर्नाटक में पशुओं के विकास के लिए चलाई गई। इस योजना में
रेड रेन नस्ल के उत्तम नरों द्वारा देसी नस्ल की मादाओं को गर्वित कराया गया, जिससे उत्तम नस्ल के पशुओं की प्राप्ति हुई। इस तरह से आप लोग इनमें लिखेंगे। तो सबसे इंपोर्टेंट जो पॉइंट है इस पूरे चैप्टर का, ये 3 परियोजना है जो आपको आगे भी काम आएंगी, इंडो डेनिश, इंडो जर्मन और इंडो स्विस। ठीक है, आगे अगर मैं बात करूं, अगला क्या है, संतति परीक्षण, आपसे पूछा नहीं जाएगा। गौशाला विकास योजना आपसे पूछी नहीं जाएगी। एक की विलेज योजना आपको जरूर पूछी जा सकती है। अब की विलेज योजना क्या है, तो प्रत्येक पंचवर्षीय योजनाओं में पशुओं के विकास हेतु वित्त आहरित करना और पशुओं का विकास कराना क्या है, की विलेज योजना है। इसके अंदर ज्यादा कुछ खास आपका है नहीं। इसके बाद है सहकारी डेयरी, और सहकारी डेयरियों में क्या है, दूध की कीमत बढ़ाने के लिए, किसानों को दूध का उचित मूल्य दिलाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न डेयरियों की स्थापना की गई। यही क्या है, सहकारी डेयरी है। इन परियोजनाओं में एक तो आपका ये पॉइंट हो गया, एक भ्रूण स्थानांतर तकनीकी हो गई, एक कृत्रिम गर्भाधान हो गया, एक आपका सघन पशु विकास योजना, एक की विलेज योजना। ये 4-5 पॉइंट जो हैं आपके इंपोर्टेंट है, बाकी सभी को आप लोग भले ही स्किप कर देना। तो ये तो स्टूडेंट्स हमारी हो गई पशु विकास योजनाएं। ठीक है, आगे चलें। अब थोड़ा सा अगले पॉइंट पर हम चलें। चलिए नेक्स्ट फिर अपना पॉइंट क्या आता है, नेक्स्ट अगले पॉइंट पर 3 चीजें हमें पूछी जाती हैं। तीनों चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे बारीकी बारीकी से, और तीनों ही जो चीजें हैं वो इंपोर्टेंट है। सबसे पहले क्या है, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड। और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है एनडीडीबी। क्या बोला जाता है, एनडीडीबी। एक प्रश्न तो हमें यही पूछा जाएगा कि एनडीडीबी का पूरा नाम क्या है। तो एनडीडीबी का पूरा नाम क्या होगा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं इसकी स्थापना कब हुई, तो ध्यान रखना एनडीडीबी की स्थापना कब हुई, वर्ष 1965 में हुई। इसका मुख्यालय कहां स्थित है, तो इसका मुख्यालय आनंद गुजरात में स्थित है। एनडीडीबी का मुख्यालय कहां पर है, आनंद गुजरात में स्थित है। मैं अगर बात करूं इसका क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर है, तो इसके कई क्षेत्रीय कार्यालय हैं। एक दिल्ली में है, एक कोलकाता में है, एक बेंगलोर में है, एक मुंबई में है, एक चेन्नई में है। कहां पर है, चेन्नई। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि एनडीडीबी के क्षेत्रीय कार्यालय कहां पर है, तो आपका जवाब हो गया दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, मुंबई और चेन्नई में है। वहीं अगर मैं बात करूं, अगला पॉइंट काफी इंपोर्टेंट है, ये हमारा भारतीय डेयरी निगम। आप लोगों को यहां से एक ही प्रश्न पूछा जा सकता है कि भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब हुई, काफी इंपोर्टेंट है। अगर स्टूडेंट्स हम भारतीय डेयरी निगम की स्थापना की बात करें तो ये कब हुई, 13 जनवरी 1970 को। आपसे प्रश्न पूछा जाएगा भारतीय डेयरी निगम की स्थापना कब की गई, तो 13 जनवरी 1970 को की गई। अब मैं अगर बात करूं कि डेयरी निगम का कार्य क्या होता है, डेयरी निगम का कार्य, तो एनडीडीबी जिन योजनाओं को चलाता है, एनडीडीबी जिन योजनाओं को शुरू करता है, उन योजनाओं को संचालन करने का कार्य किसका है, वो आपका भारतीय डेयरी निगम का है। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि भारतीय डेयरी निगम क्या कार्य करता है, तो हमारा जवाब क्या होगा, हमारा जवाब होगा एनडीडीबी द्वारा संचालित योजनाओं का क्रियान्वयन करना, या एनडीडीबी द्वारा शुरू की गई योजनाओं का संचालन करना, इसका प्रमुख कार्य है। इसके बाद अगला आता है पॉइंट हमारा श्वेत क्रांति, जिसको हम बोलते हैं व्हाइट रिवॉल्यूशन। ये काफी इंपोर्टेंट है। अगर स्टूडेंट्स में श्वेत क्रांति की बात करूं तो पहला प्रश्न आपको यही आएगा कि श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई। अगर मैं शुरुआत की बात करूं तो कब हुई, वर्ष 1970 में हुई। एक प्रश्न आएगा श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, तो श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, दूध उत्पादन से संबंधित है। किससे संबंधित है, दूध उत्पादन से संबंधित है। या फिर आपको प्रश्न पूछा जाएगा दूध उत्पादन से संबंधित क्रांति का नाम लिखिए, तो दूध उत्पादन से संबंधित जो क्रांति होगी वो कौन सी होगी, वो होगी श्वेत क्रांति। एक चीज मैं आपको और बता दूं, आप लोगों को इसका जनक भी पूछा जा सकता है कि श्वेत क्रांति का जनक कौन है, तो ध्यान रखना कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन। श्वेत क्रांति का जनक कौन है, डॉक्टर वर्गीज कुरियन है। आपसे अगर कभी प्रश्न पूछा जाए कि हु इज द फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन,
श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो कौन है? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति का पिता माना गया है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट हमारे क्लियर हुए। एनडीडीबी, उसके बाद भारतीय डेयरी निगम और उसके बाद श्वेत क्रांति। इससे आगे अगर हम और चलें तो एक पॉइंट जो है वो इंपोर्टेंट और है। वो पॉइंट क्या है इसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। अगला जो पॉइंट है हमारा वो कुछ इस तरह से है, जिसमें हम बात करेंगे, काफी इंपोर्टेंट है, ऑपरेशन फ्लड। किसके बारे में बात करेंगे? ऑपरेशन फ्लड। अगर मैं ऑपरेशन फ्लड की बात करूं तो ये क्या है? विश्व की सबसे बड़ी दूध योजना है। क्या है? विश्व की सबसे बड़ी दूध योजना। आप लोगों से अगर प्रश्न पूछा जाए कि विश्व की सबसे बड़ी दूध योजना कौन सी है, तो कौन सी योजना होगी? वो योजना होगी आपकी ऑपरेशन फ्लड। और इसकी शुरुआत किससे हुई? इसकी शुरुआत हुई वर्ष 1970 में। कितने चरणों में हुई? 3 चरणों में हुई। हमें प्रश्न पूछे जाते हैं इनके चरणों से। प्रथम चरण कब शुरू हुआ? वर्ष 1970 में। द्वितीय चरण कब शुरू हुआ? 1 जुलाई 1978 से 1985 तक। तृतीय चरण कब शुरू हुआ? यह शुरू हुआ वर्ष 1986 में। आपको डायरेक्टली प्रश्न आएगा, ऑपरेशन फ्लड का प्रथम चरण कब शुरू हुआ? तो 1970। द्वितीय चरण कब शुरू हुआ? 1 जुलाई 1978। तृतीय चरण कब शुरू हुआ? 1986 में। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं तो अगला पॉइंट आता है हमें राजस्थान में डेयरी विकास। काफी इंपोर्टेंट है। 2-3 प्रश्न यहां से आपको बनते हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। राजस्थान में डेयरी विकास। अगर स्टूडेंट्स हम राजस्थान में डेयरी विकास की बात करें तो पहला प्रश्न आएगा, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना तो कब हुई? ये हुई वर्ष 1977 में। ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है। आपको जेट में भी आता है, आपको सुपरवाइजर में भी आएगा, आपको सीयूईटी में भी आएगा, सब जगह आएगा, 12th में तो आएगा ही आएगा। राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन की स्थापना कब हुई? तो वर्ष 1977 में हुई। इसके बाद में अगर बात करूं, सर्वाधिक दूध उपलब्धता राजस्थान में कहां पर है? सबसे ज्यादा दूध उपलब्धता, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन दूध उपलब्धता कहां पर है? जैसलमेर में है। कितनी है? ये 1000 ग्राम से भी ज्यादा है। नेक्स्ट में अगर बात करूं, राजस्थान में जो दूध उत्पादन है वो 53% उत्पादन तो कहां से होता है? भैंसों से होता है। और 46% उत्पादन कहां से होता है? गायों से होता है। राजस्थान का जो कुल दूध उत्पादन है उसमें भैंसों की हिस्सेदारी कितनी है? 53%। गायों की हिस्सेदारी कितनी है? 46% है। वहीं अगर मैं बात करूं राजस्थान में सर्वाधिक दूध उत्पादन, तो मैंने पहले भी बताया था कहां होता है? जयपुर में होता है। राजस्थान में सबसे ज्यादा दूध उत्पादन कहां होगा? तो वो जयपुर में होगा। स्टूडेंट्स, इतने सारे प्रश्न आपको इस पूरे चैप्टर से पूछे जाते हैं। इस चैप्टर की बिल्कुल जितनी भी बारीकियां थी, जितने भी छोटे छोटे प्रश्न थे, सारी चीजें मैंने आप लोगों को क्लियर करा दी। कहीं भी आप चले जाना, किसी भी एग्जाम में अगर इस चैप्टर से प्रश्न आपको आए तो इन प्रश्नों से बाहर कोई सा भी प्रश्न आपको नहीं पूछा जा सकता। मेरे हिसाब से क्लास अच्छी भी थी, शॉर्ट भी थी, आपको समझ में भी आ गई होगी क्लियर। और अगर समझ में आ गई है तो लास्ट में वीडियो में कमेंट करके जरूर जाना, और इस देखने के बाद वीडियो को अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना। ठीक है, तो आज के लिए काफी है, बाकी नेक्स्ट फिर मिलते हैं अगले किसी क्लास में। थैंक यू।